बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इशफाक महारवी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री at Government Postgraduate College Chishtiyan. Today we will discuss some important concepts about thermochemistry, thermodynamics, ये जिनको हम एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें बोथ मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है विद सराउंडिंग। आप हॉट वाटर ले लें एक बीकर में, तो वो उसके वेपर्स भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, उसकी एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रही है। तो हॉट वाटर इन अ बीकर इज़ द एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। इसके बाद क्लोज सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग के साथ उसकी एक्सचेंज हो सकती है, मैटर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉपर का या आयरन से बना हुआ कोई वेसल है जिसकी वाल्स कंडक्टिंग हैं, तो उसमें वो क्लोज्ड है, उसका वेपर्स तो वहाँ से एस्केप नहीं हो सकते, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो कंडक्टिंग वाल से एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें ना तो मैटर की एक्सचेंज होती है ना एनर्जी की। एक सील्ड थर्मोफ्लास्क अगर हो जिसमें हॉट वाटर हो, तो ना मैटर का एक्सचेंज होगा ना एनर्जी का सराउंडिंग के साथ। अब कुछ इक्विलिब्रियम्स हैं जिनमें पहला है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें कोई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का चेंज नहीं होता, यानी प्रेशर में टेम्परेचर, वॉल्यूम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स में टाइम के साथ इनमें कोई चेंज नहीं होती। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें सिस्टम के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ हीट का कोई फ्लो नहीं होता। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें मैटर का फ्लो नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम कि जिसमें सिस्टम के किसी भी पार्ट में कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होती। अब ये प्रॉपर्टीज़ इनमें एमसीक्यूज़ अक्सर आते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं मैस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, जिसमें हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, मैस, वॉल्यूम, मोल्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैस पे, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं और इनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। दूसरी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस और अमाउंट है। आप इंटेंसिव का आई एन को इंडिपेंडेंट के आई एन से याद रखें कि इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मैस एंड अमाउंट। तो इसमें डेंसिटी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट्सेट्रा। अब ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आती, यानी चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू ज़ीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट में कोई चेंज नहीं आती, जो डेल्टा क्यू है वो ज़ीरो है। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती, डेल्टा वी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इसको स्टडी करते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो। आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा पी जो है चेंज इन प्रेशर वो ज़ीरो, कोई प्रेशर में चेंज नहीं आती, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, ये सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे। इनके एग्जांपल्स में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। और यहाँ ये भी याद रखें कि जो स्टेट फंक्शंस नहीं हैं, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं, स्टेट फंक्शन को प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें वर्क के हवाले से याद रखें, ये स्टेट फंक्शन नहीं, हीट नहीं, मैस नहीं, डेंसिटी नहीं, हीट कैपेसिटी, ये वर्क, ये स्टेट फंक्शंस नहीं हैं।
एंथैल्पी जो है वो हीट कंटेंट भी कहलाती है। ये H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी है। इसमें चेंज ले आए कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर हम इसमें चेंज लाते हैं तो डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, वो प्लस वी डेल्टा पी होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी ज़ीरो, तो ये डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी रह गया। अब याद रखें कि लिक्विड्स और सॉलिड्स में जो हीट करने से उनके वॉल्यूम्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते। जब डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा तो फिर डेल्टा H इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डेल्टा ई यानी इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन एंथैल्पी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और ये ऊपर वाला जो है ये गैसेस के लिए ये एप्लीकेबल है, ये सिर्फ लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए। लेटेस्ट साइन कन्वेंशंस जो वर्क और हीट के अब एक्सेप्टेबल हैं और जो यूज़ हो रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव। हीट कैपेसिटी जो है वो ये C से शो करते हैं, ये हीट है डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, या स्मॉल चेंज हो इन्फिनिटेसिमल चेंज हो तो फिर पार्शियल Q ओवर dt। ये टू टाइप्स की है। एक है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी dV जो है वो इक्वल ज़ीरो है। और दूसरी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यानी चेंज इन प्रेशर जो है dP इज इक्वल टू ज़ीरो। Cp माइनस CV इक्वल R है जनरल गैस कांस्टेंट। अब ये जो इसकी बेसिस पे जो आगे रिजल्ट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। आइडियल मोनोटॉमिक गैसेस के लिए CV 3/2R होता है। R की वैल्यू आपको पता है 8.314, तो यहाँ से वैल्यू बनती है 12.47 जूल पर केल्विन पर मोल। और Cp के लिए जो Cp की वैल्यू है आइडियल मोनोटॉमिक गैस की वो 5/2, ये 2 का डिफरेंस होता है। जितनी भी वैल्यूज़ देखी हैं थ्री से यहाँ पर जो फार्मूले के हवाले से ना 2 का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। यहाँ अगर 3 है तो ये 5 आगे आप देखेंगे, तो इसकी वैल्यू ये है 20.785 जूल पर केल्विन पर मोल। फॉर आइडियल डाइएटॉमिक गैसेस के लिए Cv 5/2 है, तो देखो Cp 7/2 है, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ बनती हैं। इसी तरह ट्राइएटॉमिक के लिए आप गैस कर सकते हैं कि ये जो Cp की वैल्यू है ये Cv की बन जाएगी ट्राइएटॉमिक के लिए, और Cp की वैल्यू हो जाएगी 9/2R। तो इस तरह से आपने याद रखना है। यानी यहाँ से ये भी पता चला कि हायर वैल्यूज़ मोलर हीट कैपेसिटीज़ की मोनोटॉमिक गैसेस के अलावा बाकी जो हैं उनमें चूँकि रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जीज़ भी इन्वॉल्व हो जाती हैं ट्रांसलेशन एनर्जीज़ के अलावा, इसलिए उनकी वैल्यूज़ हायर हैं। Cp और Cv की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। एक तो ये याद रखें कि Cp की वैल्यू Cv से ग्रेटर होती है। कितनी ग्रेटर होती है आपको पता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये Cv उधर ले जाएं तो Cv प्लस R हो जाएगा। इसका मतलब है Cv में R हम ऐड करें तो फिर जाकर Cp के वैल्यू बराबर होती है। अब R की वैल्यू 8.314, और जो कैलोरी होती है ना 1 कैलोरी वो होती है 4.18 जूल के, तो यहाँ तकरीबन 2 कैलोरीज़ का ये बनता है। तो इसलिए लिखा है कि Cp ग्रेटर देन है Cv बाय जनरल या आइडियल गैस कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेट 2 कैलोरीज़, तो 2 कैलोरीज़ तकरीबन 8.314 के करीब हैं। गैमा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि Cp ग्रेटर देन Cv है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली से, लिहाजा गैमा जो है वो रेशो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। और गैमा की वैल्यू हमारे बड़े काम की है क्योंकि इससे हमें पता चलता है एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, गैस मोनोटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, सो ऑन। फॉर मोनोटॉमिक गैसेस जिसमें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन ये इनर्ट गैसेस हैं, इनकी जो गैमा की वैल्यू है 1.66 है।
डाई एटॉमिक गैसेज के लिए इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी गामा की वैल्यू 1.40 है। फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा, इनके लिए गामा की वैल्यू 1.30 है। यहाँ से यह भी पता चल रहा है जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती जा रही है गामा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें हीट जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है, रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर याद रखें ये ऐसा कब होगा कि उसमें हीट रिलीज़ हो? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, यानी डेल्टा एच हम लेते हैं ना, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी लेते हैं तो ये नेगेटिव एट कांस्टेंट प्रेशर ये बात होती है। एंथैल्पी की बात हमेशा आपने एट कांस्टेंट प्रेशर करनी है। या अगर आप एनर्जी इंटरनल एनर्जी की टर्म्स में करें तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी ग्रेटर होती है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी, लिहाजा डेल्टा ई इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है। एंडोथर्मिक में जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है वो ग्रेटर होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स से, लिहाजा डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। और इंटरनल एनर्जी में प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, यहाँ डेल्टा ई जो है वो पॉजिटिव होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वहाँ नेगेटिव हैं दोनों वैल्यूज़ एक्सोथर्मिक में, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं। वहाँ नेगेटिव मीन हीट रिलीज्ड हो रही है, जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तो ये याद रखें कि फ्री एलिमेंट की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो ज़ीरो होती है। मसलन सोडियम अलग है, Cl2 अलग एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो जिनका तो किसी दूसरे के साथ कम्बिनेशन नहीं है, वो अलग थलग आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो हम उनको कहेंगे कि उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो है। और याद रखें कि जिससे जितनी एनर्जी रिलीज़ हो जाए उसके पास बाकी जो एनर्जी है वो कम रह जाएगी, लिहाजा स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की ज़्यादा हो जाती है जितनी एनर्जी रिलीज़ हो जाए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा एलिमेंट्स से बना करते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो भी कंपाउंड 1 मोल हम बनाते हैं वो एलिमेंट से हमेशा बनाना है आपने। उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स जो फिज़िकल स्टेट्स हैं, कार्बन है तो कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इसमें 1 मोल आपने रखना है। कितने कार्बन हैं? 2 हैं, तो यहाँ 2 कार्बन यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 5 + 1 6, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। एक ऑक्सीजन है, यानी अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो यहाँ हाफ मोल O2। तो इस तरह से आपने सेकंड एग्जांपल में देख ले, MgO सॉलिड है, 1 मोल है, Mg सॉलिड होता है, हाफ O2 हमें 1 मोल यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हाफ मोल O2। तो इसलिए यहाँ पर याद रखना कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स ये शर्त है, और हमेशा एलिमेंट से ही इनको आपने बनाना है 1 मोल कंपाउंड। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में ये हमेशा याद रखना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हीट है वो रिलीज़ होती है। हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है, इसमें जो एक्चुअल चेंज है वो एसिड हमें 1 मोल हाइड्रोजन आयन दे, बेस जो है वो 1 मोल OH नेगेटिव आयन दे, और इनसे 1 मोल वाटर बने। एक्चुअल चेंज हाइड्रोजन आयन और OH आयन का आपस में कंबाइन होकर वाटर का बनना है। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जो भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, उस पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती। लिहाजा एनी स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी है, ये जो हीट है ये सेम रहेगी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये है माइनस मीन के नेगेटिव का साइन जो है वो एनर्जी रिलीज्ड को शो कर रहा है। 57.3 किलो जॉल पर मोल। अगर किलो कैलोरी में लाना चाहें तो 4.18 पे डिवाइड कर दें, तो ये जो है वो 13.7 किलो कैलोरी
पर मोल बन जाएगा। ये इंडिपेंडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर हो एसिड या बेस में से कोई भी वीक हो तो फिर ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है 57.3 किलो जॉल पर मोल से। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों में से कोई एक भी वीक हो जाए तो ये वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है 57 के बजाय 55.2 किलो जॉल पर मोल, जो कि किलो कैलोरी में 13.4 बनती है। अगर दोनों एसिड या बेस दोनों वीकर हों तो डेल्टा एच जो एन है न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी है वो और लोअर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो इनके मिलने से अमोनियम एसीटेट बनता है जो साल्ट, तो वहाँ से -50.4 किलो जॉल पर मोल एनर्जी यहाँ पर इतनी रिलीज़ होती है, जो कि किलो कैलोरी में -11.9 किलो कैलोरी पर मोल है। डिसोल्यूशन यानी किसी सोल्यूट का सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के रीज़न जो है वो ये है कि अगर तो हाइड्रेशन जो एनर्जी है उसकी एंथैल्पी चेंज जो हाइड्रेशन की है वो अगर ज़्यादा है, ग्रेटर दैन है लेटेस्ट एनर्जी से, तो फिर तो वो डिसोल्यूशन हो जाती है, यानी वो सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। इट मीन्स के जो वाटर है उसकी फोर्सेस नई जो डेवलप होने जा रही हैं आयंस के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। वो जो सोल्यूट के अपने अंदर जो आयंस के दरमियान फोर्सेस हैं वो वीकर हैं, तो फिर ये डिसोल्यूशन है। अगर इसका रिवर्स हुआ कि वो हाइड्रेशन वाली जो फोर्सेस नई डेवलप होनी है वो वीकर हैं और सोल्यूट के अपने जो उसकी इंटर आयोनिक फोर्सेस हैं, इंटर मालिकुलर फोर्सेस हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर वो सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो फिर वो जो दोनों एंथैल्पीज़ इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब है सोल्यूट इक्विलिब्रियम में आ गया विद सॉल्वेंट एंड वाटर। एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन में हम 1 मोल सब्सटेंस को यानी रिएक्टेंट को बर्न करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये भी एक्सोथर्मिक ही होगा। ऑल कंबस्चन प्रोसेसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी हीट इज़ रिलीज्ड। और अगर आप 1 ग्राम सॉलिड या 1 ग्राम लिक्विड या 1 ml 1 cm³ ऑफ गैस को आप अगर बर्न करवाते हैं तो वहाँ से जो एंथैल्पी चेंज जो होगी, वहाँ से जो हीट रिलीज़ होगी, हम उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? ऊपर हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन और नीचे उसके मोलर मास पे डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से हमें CV यानी कैलोरीफिक वैल्यू हासिल होती है। अब देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। ये डिसऑर्डरनेस की मैयर है, रैंडमनेस बेतरतीब का होना, जिसमें कोई अरेंजमेंट ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि एंट्रोपी है। जितनी उसमें डिसऑर्डरनेस बेतरतीबपन ज़्यादा होगा उतनी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। फार्मूला जो है वो डेल्टा इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T है, टेम्परेचर। एंट्रोपी चेंज किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होती है। डेल्टा S ग्रेटर का मतलब है 0 से ग्रेटर वैल्यू का मतलब है कि डिसऑर्डरनेस में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और डेल्टा S एंट्रोपी चेंज लेस दैन 0 का मतलब है कि वहाँ डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, ऑर्डरनेस ज़्यादा हो रही है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए याद रखना कि चेंज इन एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ होती है। अब ये कुछ मैंने रिलेट किए हैं प्रोसेसेस। सॉलिड से लिक्विड में आएंगे तो मेल्टिंग बोला जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से वेपर तक आएंगे गैस तक तो वेपोराइजेशन, वापस जाएंगे लिक्विड तक तो लिक्विफेक्शन। सॉलिड से इधर का जो सफ़र है इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वो वाइब्रेशनल फोर्सेस थी, बस उनमें वाइब्रेशनल मूवमेंट्स थी। यहाँ पर थोड़ी सी मूवमेंट, जितनी मूवमेंट ज़्यादा उतना डिसऑर्डरनेस ज़्यादा, लिहाजा सॉलिड से इधर को जाएं तो जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होगी, इधर से उधर को जाएं तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो मेल्टिंग में डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है, हमें
हीट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है मेल्ट करवाने के लिए। डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब है जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती है। सॉलिडिफिकेशन में लिक्विड से वापस सॉलिड में जाते हैं, तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव, यानी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब वेपोराइजेशन में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव, तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव, और लिक्विफेक्शन में या कंडेंसेशन में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव, तो डिक्रीज़ इन एंट्रोपी। लिहाजा कॉमनली देखा गया है कि जहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है वहाँ डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, और जहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है वहाँ डेल्टा एस भी नेगेटिव है। एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ T एंड V, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2 ओवर V1। 1 मोल अगर आइडियल गैस है और T2 ग्रेटर देन है T1 से और V2 ग्रेटर देन है V1 से, यानी ये एक प्रोसेस है जिसको हम हीटिंग प्रोसेस कहते हैं, तो डेल्टा एस जो है इसमें पॉजिटिव होगी, यानी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ होगी। और अगर इसका रिवर्स हो जाए कि T2 लेस देन हो T1 से या V2 लेस देन हो V1 से, कूलिंग अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है। एंट्रोपी चेंज इन टर्म्स ऑफ T एंड P, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू CP, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर नेचुरल लॉग T2 ओवर T1 प्लस R लॉग P2 ओवर P1। तो अब यहाँ पर 1 मोल के लिए अगर T2 ग्रेटर देन है T1 से और P1 ग्रेटर देन है P2 से, तो यहाँ एंट्रोपी जो चेंज है वो पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। और अगर T1 ग्रेटर देन हो T2 से और P2 ग्रेटर देन हो P1 से, तो यहाँ पर जो डेल्टा एस है वो नेगेटिव, यानी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ होती है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ए से हम इसको डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर और एंट्रोपी का प्रोडक्ट, और इसका फार्मूला ये है कि नेगेटिव चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क मैक्सिमम, यानी डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी को कैपिटल G से शो करते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस TS, और माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू W मैक्सिमम माइनस P डेल्टा V। तो अगर कोई प्रोसेस है और वो वाक़ई हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज़ आ जाता है और वो इसके इक्वल होता है मैक्सिमम यूज़फुल वर्क के, और जो उस प्रोसेस में हमें हासिल होता है। अब याद रखें कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो इक्वल वॉल्यूम हो जाता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो है ये नेगेटिव एस, यानी डिक्रीज इन एंट्रोपी के। चेंज ऑफ फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, ये फ्री एनर्जी में चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो nRT नेचुरल लॉग V1 ओवर V2। V1 अगर ग्रेटर देन हो V2 से तो फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होती है, V1 लेस देन हो V2 से तो डेल्टा G नेगेटिव। और ये बड़े इम्पॉर्टेंट ये रिज़ल्ट्स हैं 3 जो हैं कि अगर फ्री एनर्जी लेस देन ज़ीरो है यानी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो है पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल ज़ीरो आ जाए तो प्रोसेस जो है वो इन इक्विलिब्रियम स्टेट है। यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट्स मैंने समराइज़ कर दिए हैं, उसमें ये 4 रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। इसमें जो पहला है कि डेल्टा एच जो है अगर लेस देन ज़ीरो है और डेल्टा एस ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डेल्टा जी जो कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ये हमेशा वैल्यू नेगेटिव होगी और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर्स। अगर इसका उलट हो जाए डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए
और डेल्टा एस जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाए। डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा एट ऑल टेम्परेचर्स। लेकिन अगर वही पहली वाली कंडीशन आ जाए, ये वाली कि डेल्टा एच लेस दैन ज़ीरो है, डेल्टा एस ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो याद रखें कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा एट लो टेम्परेचर पर और नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर होगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा एट हाई टेम्परेचर पर। और अगर डेल्टा एच जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, डेल्टा एस जो है वो लेस दैन ज़ीरो हो, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा एट लो टेम्परेचर और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा लो टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर।